Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा यीलिंग माउंटेन पर यीलिंग लाउजू को मतलब डीमन गॉड को खुश करने के लिए इस वॉर से दूर उस अबेंडेंड प्लेस पर रह रहा था। लैन क्लैन के ओल्ड बुक्स में जितना भी डीमन गॉड के और उन्हें खुश करने के बारे में लिखा हुआ था, वांग जी उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से और अपने पूरे सच्चे दिल से फॉलो कर रहा था। साथ ही वांग जी जब से यहाँ आया था उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी। उसका माइंड और बॉडी पूरा रिलैक्स हो चुका था, जिस वजह से वांग जी को यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। उसने डीमन गॉड का एक स्टैचू बनाया था और वो उसी के सामने डीमन गॉड के लिए प्रेयर भी करता था। वांग जी जब एक वक्त में अपनी प्रेयर ऐसे ही कर रहा था, तब अचानक उसे बाहर से बहुत ज़्यादा हलचल सुनाई देती है। वांग जी अपनी प्रेयर्स को बीच में ही छोड़ देता है और सीधा टेम्पल के मेन डोर के पास जाता है। उसने अभी तक टेम्पल के बाहर कदम नहीं रखा था, वो अंदर की तरफ ही था पर मेन डोर के पास था, जहाँ से वो बाहर की सारी एक्टिविटी को देख सकता था। वांग जी की नज़र एक ह्यूमन पर पड़ती है जिसके पीछे बहुत सारे डीमंस भाग रहे थे। वांग जी जिसे उस प्लेस पर डीमंस को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये डीमन गॉड का माउंटेन है, तो यहाँ पर डीमंस, डेविल्स, घोस्ट, नेगेटिव एनर्जी इन सब का होना आम बात है। पर यहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन को देखकर वांग जी कहीं ना कहीं शॉक हो चुका था। वो नॉर्मल ह्यूमन बहुत जोर से भाग रहा था, इवन वो उस टेम्पल की तरफ ही भाग रहा था, क्योंकि उसे भी पता था शायद कि टेम्पल के अंदर डीमन एंटर नहीं कर सकते, इसीलिए वो भी टेम्पल के अंदर एंटर होना चाहता था। पर वो डीमन जो ऐसा नहीं चाहते थे, वो भी उसके पीछे बहुत तेजी से भाग रहे थे। साथ ही वो अपनी पावर्स का यूज भी कर रहे थे। पर वो पर्सन जो शायद बहुत ज़्यादा घायल था, ऑब्वियसली उसकी हालत पूरी मैसी थी, वो भी उस टेम्पल की तरफ अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा था। वांग जी जो उस ह्यूमन की हेल्प करना चाहता था, वो उस टेम्पल से बाहर अपना कदम रखने ही वाला था, तभी वांग जी महसूस करता है कि उस टेम्पल के डोर के पास शायद कोई इनविजिबल पावर या इनविजिबल वॉल की तरह कुछ बन चुका है, जो वांग जी को अलाउ नहीं कर रहा बाहर जाने के लिए। वांग जी जो कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, पर उससे हो नहीं रहा था, वो फाइनली कुछ देर बाद गिव अप कर देता है जब वो देखता है कि वो पर्सन जो घायल था वो बहुत ज़्यादा टेम्पल के करीब आ चुका है। वांग जी जो उसे आवाज़ देने लगता है और उसे टेम्पल के अंदर आने के लिए मोटिवेट करने लगता है, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसके अंदर एनर्जी बची ही नहीं थी। वो गिव अप करने के कगार पर लगभग पहुंच ही चुका था, पर वांग जी जो उसे लगातार आवाज़ दे रहा था और उसे अंदर बुला रहा था, वही वो डीमन जो उस पर्सन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और अपनी पावर से उस पर अटैक भी कर रहे थे। वो पर्सन बहुत ज़्यादा थक चुका था, इवन वो ज़मीन पर गिर भी चुका था। पर वांग जी के मोटिवेट करने के बाद कुछ देर बाद वो जैसे तैसे करके खुद को खींचते खांचते, मतलब वो ज़मीन पर गिरा था तो खुद को वैसे ही ज़मीन पर खिसकाते हुए वो उस टेम्पल के दहलीज पर हाथ रख देता है। और जैसे ही उसने उस दहलीज पर हाथ रखा था, वो डीमंस जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे वो अचानक रुक चुके थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि डीमन गॉड अब इस पर्सन की प्रोटेक्शन का जिम्मा उठाएंगे और उन्हें डीमन गॉड के टेम्पल में जाने की इजाज़त नहीं है। अगर वो इस पर्सन को अब छूने की कोशिश करेंगे तो डीमन गॉड उन्हें हार्म करेंगे, इसीलिए वो एक एंग्री फेस बनाते हैं और फाइनली वहाँ से बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाते हैं। वही जैसे ही उस पर्सन ने उस टेम्पल के एंट्रेंस पर हाथ रखा था, वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है। जैसे तैसे करके वांग जी उस पर्सन को अंदर खींचता है और उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा घायल था। वांग जी उस पर्सन को साइड में ही बिछी अपनी ही मैट पर सुला देता है और एक पॉट में पानी लाकर उस पर्सन के फेस पर मारता है, क्योंकि वो अभी तक बहुत ज़्यादा घायल था, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस स्टेज पर था। मतलब वो अभी तक फुल्ली अनकॉन्शियस हुआ नहीं था, पर लगभग वैसा ही लग रहा था।
इसीलिए वांग जी उसे होश में रखने के लिए उस पर पानी मारता है। जैसे ही उस पर्सन को अपने फेस पर वो कोल्ड वाटर फील होता है, वो तुरंत ही अपनी आईज को ओपन करता है। उसकी आंखें अभी तक आधी खुली आधी बंद थी, पर पानी की वजह से वो अपनी आईज वाइडली ओपन कर चुका था। वांग जी उस पर्सन को देखता है और उसे एक क्लोथ ऑफर करता है ताकि वो अपना फेस पोंछ सके, क्योंकि उस पर्सन के फेस पर बहुत ज़्यादा डस्ट लगी हुई थी। वो बहुत गिरते पड़ते भागते आया था, तो उसके क्लोथ्स भी जगह जगह से फट चुके थे। वो हद से ज़्यादा मैसी लग रहा था। वांग जी जब उसे क्लोथ ऑफर करता है तब वो पर्सन अपने फेस को क्लीन करता है। जैसे ही वो पर्सन फेस क्लीन करके उस क्लोथ से अपने फेस को बाहर निकलता है, वांग जी ने अब जाकर कहीं उसकी क्लियर शक्ल देखी थी। वो पर्सन हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल था। शाइनी आईज, शार्प नोज, पिंक लिप्स और छोटा सा मोल, वो भी लिप्स के नीचे। वांग जी अभी उसके फेस की तरफ ही देख रहा था, तभी उसे अपने सराउंडिंग में एक अलग स्मेल फील होती है। वांग जी जैसे ही उस स्मेल को इनहेल करता है, वो तुरंत उस पर्सन से थोड़ा दूरी पर हट जाता है, क्योंकि वांग जी ने अब जाकर उसकी स्मेल से ये पहचाना था कि ये एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। ऑब्वियसली वांग जी अल्फा था, तो उसका ओमेगा के ज़्यादा करीब रहना सही नहीं था, इसीलिए वो हल्का सा पीछे हटा था। पर उस ओमेगा को वांग जी ने अभी तक छोड़ा नहीं था, क्योंकि वांग जी ने उसे अपना सपोर्ट देकर ही बिठा के रखा था। वो जस्ट अपनी बॉडी को दूर किया था, पर अब उसके दोनों हाथ अभी भी उस ओमेगा को होल्ड किए हुए थे। वो ओमेगा वांग जी की तरफ देखता है और अपनी स्वीट स्माइल शो करते हुए अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, थैंक यू वेरी मच माय सेवियर। ये सुनते ही वांग जी नोट करता है और उस ओमेगा की तरफ देखता है। वो ओमेगा भी खुद की हालत ही देख रहा था। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा डस्टी हो चुके थे और वो जगह जगह से फट भी चुके थे। इवन उसके क्लोथ की स्लीव्स तक फट चुकी थी। वांग जी जो ऑब्वियसली एक नॉवल पर्सन था, वो किसी ओमेगा की तरफ ऐसे नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लिया था। वो उस ओमेगा को स्ट्रेट बिठाता है और बाद में खुद के अपर लेयर को उतार देता है। वो उस ओमेगा की बॉडी पर उस अपने अपर लेयर को डालते हुए उसे सॉफ्टली दूसरी तरफ देखते हुए कि कहता है, इसे खुद को कवर कर लो। वो पर्सन एक अश्योरिंग नोट करता है, मतलब जो वांग जी देख नहीं पाता, पर वो उस क्लोथ को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। वांग जी जब फील करता है कि वो ओमेगा अब कवर हो चुका है, वांग जी उसकी तरफ फेस करता है और उसे सॉफ्टली कहता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, और वो डीमंस तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, और तुम इतने हार्म कैसे हुए, इनफैक्ट तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो ओमेगा वांग जी की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट पर थोड़ा पैनिक वॉइस में कहता है, एक्चुअली मेरा नाम वुशियान है। जैसा कि आप समझ चुके हैं, मैं एक ओमेगा हूँ और मैं यहाँ ऑफरिंग की वजह से पहुँचा। ये सुनते ही वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो उस ओमेगा की मतलब विंग की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, ऑफरिंग का क्या मतलब है? विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली आप क्या कल्टीवेटर है? वांग जी विंग की तरफ देखता है और नोट करता है। तब विंग वांग जी को अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है, एक्चुअली अगर आप कल्टीवेटर है तो आप जानते होंगे ना कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में फ़िलहाल सिचुएशन क्या है। वांग जी जो ऑब्वियसली जानता था, इनफैक्ट उसी सिचुएशन से सर्वाइव करने के लिए तो उसे यहाँ भेजा गया था, तो वो उस पर्सन की तरफ देखकर नोट करता है, मतलब विंग की तरफ देखकर। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो एक विलेज में रहता था। उस विलेज में किसी ने बोला कि अगर डीमन गॉड को एक ह्यूमन सेक्रीफाइस मिल जाए तो डीमन गॉड खुश हो जाएंगे और वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा लेंगे। डीमन गॉड जो एक अल्फा है, वो हमेशा
ओमेगास का सेक्रीफाइस ही एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा गांव वालों ने बोला। और उस पूरे गांव में कोई भी अपना ओमेगा सन या डॉटर भेजने के लिए रेडी नहीं था। तो गांव के सारे लोगों ने डिसाइड किया कि वो मुझे डीमन गॉड की ऑफरिंग बनाकर भेजेंगे, क्योंकि मैं ऑर्फन हूँ ना, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो सबने मुझे डीमन गॉड को ऑफर करने के लिए यहाँ ज़बरदस्ती भेज दिया। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, पर मुझे सबने मिलकर मजबूर किया और यीलिंग माउंटेन के अंदर ज़बरदस्ती ढकेल दिया। मैं माउंटेन के पास आकर डर रहा था, तो पीछे तो जा नहीं सकता था, इसीलिए आगे बढ़ने लगा, क्योंकि पीछे सारे गांव वाले थे। मैं आगे जाने लगा तो मेरे साथ बहुत वियर्ड चीज़ें हो गई। मैं बेहोश हो चुका था, पता नहीं क्या हुआ, पर मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और बाद में क्या हुआ नहीं पता। पर जब मुझे होश आया, मेरे सामने ये सारे डीमन थे और ये मेरा हंट करने के लिए मेरे पीछे भागने लगे, और मैं उनसे बचने के लिए अब तक भाग रहा था। और जब मैंने टेम्पल के अंदर आपको देखा तो मुझे लगा कि आप मुझे सेव करना चाहते हो, इसीलिए आप मुझे आवाज़ दे रहे हो, तो मैं इसी तरफ भागने लगा। थैंक यू वेरी मच मुझे सेव करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे डीमन गॉड की ऑफरिंग नहीं बनना, मुझे मरना नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सेव कर लो ना। आप तो कल्टीवेटर हो ना, प्लीज़ मुझे बचा लो ना। वांगजी, जो ये सारी बातें सुनकर शॉक हो चुका था, और वो विंग की तरफ देख रहा था, वो मासूम फेस और टीयरी बट शाइनी आईज। यार, कोई कैसे इस 20 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? मतलब वांगजी अडल्ट था, वो 25 का तो था, पर विंग, उसकी उम्र बहुत कम लग रही थी। मतलब वांगजी जस्ट अज्यूम कर रहा था कि ये 19-20 साल का बच्चा होगा। मतलब 20 साल का भी बच्चा नहीं होता, वो बड़ा ही होता है, पर ये एक ओमेगा था तो ये छोटा लग रहा था। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, डोंट वरी, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि डीमन गॉड किसी ह्यूमन का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करते हैं। और रही बात इस टेम्पल की, तो ये डीमन गॉड का ही टेम्पल है, और डीमन इसके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि डीमन गॉड ने डीमंस को यहाँ आने के लिए अलाउ नहीं किया, इसीलिए तुम यहाँ सेफ हो। रही बात तुम्हें बचाने की, तो मैंने तुम्हें नहीं बचाया, डीमन गॉड ने ही तुम्हें बचाया है, क्योंकि उन्हीं की पावर्स यहाँ वर्क करती हैं। मैं भले ही कल्टीवेटर हूँ, पर मेरी कोई भी पावर यहाँ वर्क नहीं कर रही। मैं भी यहाँ डीमन गॉड को खुश करने के लिए ही आया हूँ। ये सुनते ही विंग जो डर जाता है और वांगजी से भी पीछे जाने लगता है, और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मुझे मरना नहीं है, आप अब मेरा सेक्रीफाइस नहीं दे सकते। वांगजी जो जानता था कि विंग ऐसा क्यों कह रहा है, वो डीप ब्रीथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, शायद तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा आज तक डीमन गॉड ने किसी भी ह्यूमन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। विंग वांगजी की तरफ अपनी टीयरी आईज से देखते हुए कहता है, नहीं, आपने गलत पढ़ा होगा। मैंने गाँव वालों से सुना कि डीमन गॉड बहुत खतरनाक है, और वो खुश होकर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सकते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें ओमेगास का सेक्रीफाइस चाहिए होता है। वो ओमेगास को मार डालते हैं, उन्हें खा जाते हैं। ये सुनते ही वांगजी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। ऑब्वियसली शायद इस बच्चे को कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए ये ऐसी बातें बोल रहा है, या शायद इसने बहुत सारे रूमर्स सुने होंगे, और ये विलेज का बच्चा है, तो ऐसी रूमर्स पर यकीन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए वांगजी विंग के पास जाता है और उसे सॉफ्टली थोड़ा दूर से ही, मतलब ज़्यादा पास नहीं जाता, पर दूर से ही एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसकी आंखों में देखता है और कहता है, देखो, डीमन गॉड कभी भी ह्यूमन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी सिर्फ वर्शिप करनी होती है और वो खुश हो जाते हैं। इवन डीमन गॉड तो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, उन्होंने ह्यूमन तो क्या, आज तक एनिमल सेक्रीफाइस भी एक्सेप्ट नहीं किया।
और रही बात ओमेगास की, तो मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा और ना ही सुना है कि डीमन गॉड को ओमेगास चाहिए होते हैं। देखो, मैं खुद लैन क्लैन का सेकंड जेड हूँ। मेरा नाम लान वांगजी है और मैं खुद यहाँ पिछले 8 दिनों से रह रहा हूँ, पर मुझे आज तक डीमन गॉड ने कोई भी हार्म नहीं किया। इवन वो मुझे बाहर की नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे हैं, मुझे पावर्स दे रहे हैं और शायद मैं कुछ ही दिनों में उन्हें खुश भी कर लूँ। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा, कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो हाल है उसे मैं भी सुधारना चाहता हूँ। और कल्टीवेशन वर्ल्ड में इस वक्त डीमन गॉड ही हैं जो शांति ला सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ उन्हें खुश करने आया हूँ। ये सुनते ही विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आप सच बोल रहे हो ना? डीमन गॉड किसी का सेक्रीफाइस नहीं लेते ना? वांगजी विंग की तरफ देखते हुए नोट करता है। विंग जो खुश हो चुका था वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तो फिर ठीक है, वो अगर मुझे मारेंगे नहीं तो मैं भी उन्हें खुश करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पर फिर आपको मेरी जान की गारंटी लेनी होगी, क्योंकि आप देखो मैं छोटा हूँ अभी, मेरी उम्र सिर्फ 3 साल है। ये बोलकर विंग अपनी 3 फिंगर्स को ऊपर कर देता है और ये सुनकर वांगजी, उसकी आईज वाइडली ओपन हो चुकी थी और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी उम्र कितनी है? विंग स्ट्रांगली अपनी 3 फिंगर्स को आगे करते हुए कहता है, 3 साल, मैं 3 साल का हूँ। वांगजी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और एक होता है ना वो क्वेश्चनिंग और शॉकिंग आईज से विंग की तरफ वो वैसे ही लुक से देखते हुए कहता है, वैसे मुझे पता नहीं था कि 3 साल का बच्चा इतना बड़ा होता है। विंग जो वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, आपका मतलब क्या है? आप मुझे ऐसे नहीं देख सकते। और मैंने कहा ना, मैं 3 साल का हूँ। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग की तरफ सस्पिशियसली देखते हुए कहता है, क्या तुम पर किसी डीमन ने अटैक किया है? क्या तुम सरवीर पर गिरे थे? मतलब क्या तुम्हें सर पर चोट लगी है, या फिर कोई हादसा, या उस फॉग की वजह से तुम पागल हो चुके हो? क्योंकि तुम तो नॉर्मल पर्सन हो ना, तो उस फॉग का तुम पर इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। मैं कल्टीवेटर था तो मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, तुम तो नॉर्मल पर्सन हो, शायद तुम्हें गोल्डन कोर भी नहीं होगी, तो शायद उसी वजह से तुम पर इफेक्ट ज़्यादा हुआ होगा, इसीलिए शायद तुम्हारा दिमाग घूम गया है और तुम खुद को 3 साल का बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी 3 साल के बच्चे के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच नहीं करती। इनफैक्ट मुझे तो तुम 20 या शायद 19 साल के लगते हो। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, ओ देखो, मेरी एज पे मत जाना। हाँ, मैंने कहा ना मैं 3 साल का हूँ तो मैं 3 साल का ही हूँ। और रही बात मेरी बॉडी की, तो मैं एक ग्रोन अप बच्चा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बड़ा दिखता हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ बाकी बच्चों से, जानते नहीं तुम? वांगजी ये सुनकर स्माइल करता है और विंग को नोट करते हुए कहता है, हाँ शायद तुम 3 साल के हो और मैं 13। ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ वियर्डली देखता है और थोड़ा अजीब वॉइस में पूछता है, मेरा क्या? वांगजी विंग की तरफ देखता है और एक क्वेश्चनिंग लुक से कहता है, क्या तेरा? सॉरी, क्या मेरा? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्ही कहा ना 13, तो मेरा क्या? वांगजी अपने हेड को अपने हाथ से ठोकता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आई मीन मेरी एज 13 ईयर है, मतलब 13 साल की। 11, 12, 13 वाला, तुम्हारा कुछ नहीं। विंग एक स्माइल करता है और वांगजी की तरफ देखता है और अपने दोनों हाथों को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब वो क्लैप करते हुए कहता है, ओह तो ऐसा बोलो ना कि तुम 13 साल के हो, मुझे लगा मेरा कुछ। वांगजी अपनी आई रोल करता है। उसे इस बच्चे को देखकर सच में थोड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही थी। इससे पहले कि वांगजी कुछ बोल पाता, विंग वांगजी की तरफ सस्पिशियसली देखते हुए कहता है, वैसे तुम मेरी उम्र का बोल रहे हो, खुद तो तुम अंकल जैसे लगते हो। तुम्हारी एज नहीं कुछ तो 30 मतलब 30 होगी ना?
ये सुनते ही वांग जी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओ मेरी एज सिर्फ 25 है, मैं 25 साल का हूँ। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ओ तो ऐसा बोलो ना, तुम मेरे अंकल हो। वांग जी जिसे लिटरली गुस्सा आ रहा था, वो विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम अंकल किसको बोल रहे हो? मैं अंकल लगता हूँ तुम्हें? ना मेरे बाल सफ़ेद है, ना मेरे फेस पे दाढ़ी है, और ना ही मैं अपनी दाढ़ी को सहलाता रहता हूँ दिन भर। विंग वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा क्वेश्चनिंग लुक से उसके फेस पर देखते हुए कहता है, अरे हाँ तुम्हारी फेस पर दाढ़ी नहीं है, पर तुमसे किसने कहा कि हमेशा अंकल्स दाढ़ी सहलाते रहते हैं? ये सुनते ही वांग जी के जहन में तुरंत ही अंकल कुरैन का ख्याल आता है, जो हमेशा अपनी दाढ़ी का शो ऑफ करते हुए उसे सहलाते रहते हैं। वांग जी जो ऑब्वियसली अपने अंकल को ही जानता था, उसे जैसे ही अंकल वर्ड याद आया तुरंत ही उसे लैन कुरैन का ही ख्याल आया। तो उसने जैसे लैन कुरैन दिखते हैं वैसे ही इमेजिन किया और विंग के सामने बोला। पर विंग वो थोड़ी ना जानता था कि वांग जी किसके बारे में बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। तो उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, चलो वो सब छोड़ो, क्या तुमने कुछ खाया है? क्या तुम्हें मैं खाना दूँ? विंग अपने टमी को सहलाते हुए कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, उन लोगों ने मुझे खाना भी नहीं दिया, ना ही पानी पीने दिया, और ये डीमंस कब से मुझे भगा रहे हैं। वांग जी अपने पाउच से कुछ खाना निकालता है और विंग के सामने रखते हुए कहता है, ये लो इसे खा लो। विंग उस खाने की तरफ देखता है और थोड़ा मुंह बनाता है। उसे देखकर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक नज़र उस खाने पर डालता है। फिर से वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये घास फूस, तुम्हें क्या मैं खरगोश लगता हूँ जो ये घास फूस खाऊंगा, या मुझे गधा या घोड़ा समझते हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है। ऑब्वियसली वो समझ चुका था, क्योंकि ये बात उसने फर्स्ट टाइम नहीं सुनी थी कि लैन क्लैन वाले घास फूस खाते हैं, बहुत बार सुन चुका था वो। भले ही लैन क्लैन के मुंह पर कोई बोलता नहीं था उनके खाने के बारे में, पर पीछे गॉसिप बहुत ज़्यादा होती थी। इवन जियांग चैंग जो लैन क्लैन में आता जाता रहता था, मतलब अंकल फैंग मियान और लैन चिंगेजुन बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वांग जी और जियांग चैंग बचपन से ही एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, दोस्ती वाला। तो जियांग चैंग अक्सर वांग जी से बोलता रहता था कि तुम लैन क्लैन वाले घास फूस खाते हो। तो विंग के मुंह से ये सब सुनना उसके लिए नया नहीं था। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, देखो मैंने ये सुना है कि डीमन गॉड्स को यही ऑफर किया जाता है और मैं भी यही खाता हूँ, तो तुम्हें भी यही खाना होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी अलग नहीं है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो तुम सिर्फ पानी पी सकते हो, उसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। विंग जो एक डीप ब्रीथ लेता है, अपना आड़ा टेढ़ा मुंह बनाता है। उसे भूख तो लगी थी, तो वो जैसे तैसे करके उसे गटकने लगता है। वो खा नहीं रहा था, लिटरली सिर्फ अंदर ले रहा था और पानी पी रहा था, मतलब सिर्फ पेट भर जाए, वो स्वाद तो उसे मुंह में पसंद नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके वो अपना टमी फुल करने के लिए खाना खाता है और एक वियर्ड मुंह के साथ वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू। वांग जी नोट करता है। ऑलरेडी अब शाम हो चुकी थी, वांग जी ने आज की प्रेयर्स आधी ही छोड़ी थी, इसलिए वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम एक काम करो, वहाँ पीछे की तरफ छोटा सा वाटरफॉल है, मतलब झरना, जाओ और वहाँ अपने आप को फ्रेश कर लो। तुम्हारे क्लोथ्स ख़राब हो चुके हैं ना, तो तुम मेरे क्लोथ्स यूज़ कर सकते हो। भले ही ये तुम्हें फिट नहीं आएंगे, पर ठीक है, तुम्हारी बॉडी को ढक सकते हैं ये, तो तुम यही यूज़ कर लो। बाहर तो तुम जा नहीं सकते, तो मेरे साथ ही तुम्हें रहना होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता जब तक डीमन गॉड की वर्शिप ख़त्म नहीं होती और मैं उन्हें खुश नहीं कर देता, तब तक मैं बाहर जा नहीं सकता। और तुम्हें भी मैं अपने साथ ही बाहर ले जा सकता हूँ। उसके अलावा तुम भी बाहर जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। तो अच्छा होगा, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूँगा, तुम मेरे साथ ही रहो, और जब मैं बाहर जाऊँगा तभी मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगा। तब तक तुम्हें यही रहना होगा मेरे साथ। डीमन गॉड हमें यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ अंदर डीमन नहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें डरने की बात नहीं है। तो तुम जाओ, मैं अपनी प्रेयर्स कंप्लीट करता हूँ। ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा
अलग तरह से देखते हुए कहता है, तुम एक अल्फा हो और मैं एक ओमेगा, तो हम दोनों साथ में। वांग जी जो जानता था ऑब्वियसली ये डर होता है, तो वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, देखो मैं लैन क्लैन का सेकंड रेड हूँ, हांग वांग जुन हूँ, मुझसे डरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ डीमन गॉड है, ऑब्वियसली अगर वो तुम्हें डीमन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो अंदर अगर मैं कुछ भी गलत करूँगा तो वो मुझे भी पनिश ज़रूर करेंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। जैसे उन्होंने तुम्हें बाहर के डीमन से बचाया है, वैसे ही वो अगर अपने टेम्पल के अंदर डीमन देखेंगे तो उस पर अटैक ज़रूर करेंगे। अगर मेरे दिल में कुछ भी गलत होगा तो मैंने ऐसा सुना है कि डीमन गॉड उन्हें पनिश ज़रूर करते हैं, तो मुझसे डरो मत। और रही बात हम दोनों की एक जगह पर रहने की, तो ये वैसे भी गॉड का टेम्पल है, डरने की यहाँ बात नहीं है और हम दोनों साथ में रहेंगे। पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसा कभी भी गलत ख्याल नहीं आएगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे डर रहे हो, पर देखो हम दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना ही होगा। विंग जिसके पास ऑब्वियसली कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो नोट करता है और वो तुरंत वहाँ से उठ जाता है। वो वांग जी से वो अपनी वांग जी की एक और लेयर मांगता है और वांग जी जब उसे अपनी 2 लेयर्स दे देता है तब विंग उन क्लोथ्स को लेता है और उस झरने की तरफ चला जाता है। वांग जी जो डीमन गॉड के सामने बैठ चुका था और अपनी प्रेयर्स फिर से कंटिन्यू करने लगा था, वही विंग वो रिलैक्सिंग बात लेता है उस झरने में ही और बाद में वांग जी की लेयर्स पहनकर वापस आता है, क्योंकि उसके क्लोथ्स पहनने लायक बचे ही नहीं थे। वो जैसे ही देखता है कि वांग जी वहाँ प्रेयर कर रहा है, विंग वांग जी से थोड़ा दूर होकर बैठ जाता है और वो उन बुक्स की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो एक बुक से प्रेयर पढ़ रहा था पर बाकी बुक्स साइड में रखी हुई थी, तो विंग क्यूरियोसिटी के चलते उन बुक्स को अपने पास खींचता है और उन्हें पढ़ने लगता है। वांग जी जो अपनी प्रेयर्स कर रहा था वो उस तरफ देखता तो है पर विंग को कुछ कहता नहीं। वही विंग वो सारी बुक्स पढ़ रहा था तो वांग जी अपनी प्रेयर्स कर रहा था। करीबन आधे घंटे तक अपनी प्रेयर्स को कंप्लीट करने के बाद वांग जी उन बुक्स को क्लोज कर देता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें और खाना खाना है? विंग तुरंत ना कर देता है। वांग जी फिर से डीमन गॉड को फूड रखता है और बाद में खुद भी खाने लगता है। साथ ही वो विंग से कुछ बातें कर रहा था उसके गांव के बारे में और नॉर्मल बातें। विंग और वांग जी जब उनका सब हो जाता है, वांग जी का खाना खत्म हो जाता है, तब उनका अब ये स्लीपिंग टाइम था। वांग जी जिसके पास एक ही मैट थी, तो वो विंग को देखता है और उससे कहता है, तुम एक काम करो, इस पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नहीं, ये आपका है, आप इसे यूज़ करो, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। वांग जी विंग को थोड़ा कोल्ड वॉइस में कहता है, देखो ये जगह थोड़ी कोल्ड है, तुम्हें ठंड लग सकती है, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए बेटर होगा कि तुम इस मैट पर सो जाओ और साथ ही मैं तुम्हें अपने कुछ और रोब्स देता हूँ, उन्हें ओढ़ लो, क्योंकि मुझे ज़मीन पर सोना है और मैं कुछ भी खुद पर कवर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उस हिसाब से कुछ लाया भी नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरे क्लोथ्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। विंग जो वांग जी की तरफ क्वेश्चनिंग लुक से देखते हुए कहता है, आप लाए क्यों नहीं हो? अगर यहाँ ठंड है तो ऑब्वियसली आपको अपने साथ कुछ लाना चाहिए था ना। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली बुक्स में यही लिखा है कि डीमन गॉड की जो भी वर्शिप करता है उसे ज़मीन पर सोना होता है और कुछ भी अपने आप को कवर करने के लिए सिवाय क्लोथ्स के अपनी बॉडी पर नहीं लेना होता है, तो मैं रात को कंबल नहीं ले सकता, उस हिसाब से मैं लाया भी नहीं हूँ, तो तुम मेरे क्लोथ्स से ही खुद को कवर कर लो, वैसे भी तुम बहुत छोटे हो और मेरे क्लोथ्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो तुम्हें अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। विंग जो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये बहुत वियर्ड नहीं है? कौन सा गॉड ऐसा चाहेगा कि उसका भक्त ऐसे अजीब नियम फॉलो करे? वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, देखो वो सब मुझे नहीं पता, वैसे भी इन सब चीज़ों के पीछे का सेंस अगर मैं पता करने जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना है, जिस वजह से मुझे डीमन गॉड को खुश करना ही होगा।
उसके लिए मैं रूल में लिखा हर एक काम कंप्लीट कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मेरे अंदर गोल्डन कोर है जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, और डीमन गॉड भी हमें प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं ना, तो इतना परेशानी की बात नहीं है। वैसे भी मैं गुसू में रहता हूँ, इसीलिए वहाँ तो इससे भी ज़्यादा कोल्डनेस होती है, वहाँ 24 घंटे बर्फ़ रहती है, इसीलिए मुझे इस ठंड की आदत है। पर तुम्हें शायद नहीं होगी, इसलिए तुम ठीक से सो जाओ, मेरी फिक्र मत करो। इतना बोलकर वांगजी वही साइड में विंग से बहुत दूर, मतलब वो बहुत दूर था पर विंग उसके नज़रों के सामने था। एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया था वांगजी ने विंग के साथ। और विंग जो अब वांगजी से ज़्यादा कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकता था, इसीलिए वो भी सो जाता है और वांगजी भी सो जाता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.